सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लास में आज हम इतिहास का अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक इसका अध्ययन करेंगे। अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं: हमारे देश का नाम भारतवर्ष भरत नामक प्राचीन आदर्श एवं शक्तिशाली शासक के नाम पर प्रचलित हुआ। हमारे देश का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवपूर्ण रही है। भारत को विश्व गुरु तथा सोने की चिड़िया कहा जाता था। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट सभ्यता थी। भारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में रामायण व महाभारत प्रसिद्ध रहे हैं। अब हम देखेंगे महाजनपद काल। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक तथा संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 जनपदों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दोनों की सूची में मात्र नामों का ही अंतर है, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जनपद थे काशी, अंग, कुरु, मगध, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, कंधार एवं कम्बोज, है ना। ये महाभारत आपने देखा होगा सीरियल, उसमें इन सारे नामों का वर्णन हमें मालूम पड़ता है। राजस्थान के पूर्व भाग में भी जनपदीय शासन व्यवस्था थी। प्रमुख जनपद थे जांगल, मत्स्य, शिवी और सूरसेन। ये प्रदेश, ये जनपद हमारे राजस्थान क्षेत्र के पूर्व भाग में स्थित है। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि अशोक ने शासन के प्रारंभिक वर्षों में साम्राज्य विस्तार एवं विदेशों से श्रेष्ठ समानता बनाने की नीति अपनाई। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। फलस्वरूप उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ ली। अशोक ने मनुष्य को नैतिक उन्नति हेतु धम्म नामक आदर्शों का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि आदि ही धम्म है। धम्म का मतलब है धर्म। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। पश्चिमोत्तर भारत में कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए भी प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने से पहली बार 1880 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी को प्राप्त हुई थी। लगभग 40 वर्ष शासन करने के पश्चात
232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई। अशोक के पश्चात अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारी का शासन रहा। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसकी उसके मंत्री पुष्यमित्र ने हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाली। भारत में प्रथम बार मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। इस व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था, यानी सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी, फिर भी वह निरंकुश नहीं होता था, यानी कुछ लोगों का, राज्य के लोगों का उस पर नियंत्रण रहता था। राजा को प्रशासन में मदद देने के लिए 18 पदाधिकारियों का एक समूह होता था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये चारों क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे। मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 एवं अशोक के समय कलिंग विजय के साथ 5 प्रांत हो गए। प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार अथवा आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। मेगस्तीनिस के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। मौर्य काल में सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा देखा जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सेना के 5 अंग थे, है ना? सेना के 5 अंग थे। कौन कौन से? पैदल, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। नौसेना यानी पानी के अंदर जो सेनाएं रहती वो। फिर मौर्य काल में सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थली और कंटक शोधन। ये न्यायालय के 2 प्रकार महाजनपद कालीन व्यवस्था में थे। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका एवं अशोक के अभिलेख में मिलती है। मौर्यकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौटिल्य में वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना जाता है। मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा ठीक थी। उन्हें पुनर्विवाह एवं नियोग का भी अधिकार था या उनको अनुमति थी। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, वैशाली थे तथा राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग यथा राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र थे। ये कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग थे। अब हम अगला पढ़ेंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व में जमुक नामक व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश गोदावरी व कृष्णा नदी की घाटियों में की। इसे आंध्र वंश भी कहा जाता है, यानी सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है। शातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था, जिसने सातवाहन वंश की शक्ति और सत्ता का विस्तार किया। सातवाहन वंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। यवनों एवं शकों का संघर्ष
इनसे संघर्ष भी किया। सातवाहन शासकों ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्यों व विहारों का निर्माण करवाया, जिसमें काले का चैत्य प्रसिद्ध हैं। सातवाहनों में ने चांदी, तांबे, शीशे व कांसे की मुद्राएं चलाई। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को इन्होंने ही आरंभ किया। अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इस बीच कुषाण वंश व सातवाहन वंश ने क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भारत में स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। 275 ईस्वी में पूर्वी भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त संभवतः कुषाण के सामंत थे। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसे महाराजा की उपाधि धारण की। गुप्त वंश का प्रथम शक्ति संपन्न सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसकी विजयों का उल्लेख उसके दरबारी कवि हरिशेन को इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त का आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। वह साम्राज्य में विश्वास व साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। चंद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। समुद्रगुप्त संगीत में दक्ष था। वह विष्णु का भक्त था, परंतु अन्य धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसने शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गुप्त सम्राटों में अश्वमेध यज्ञ हुए तथा बौद्ध व जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। गुप्तकालीन साम्राज्य सुशासित था, जिसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भी बहुत कम था, यानी और उसमें कर भार यानी लोगों से टैक्स बहुत अधिक कम लिया जाता था। सरकारी कामकाज की भाषा संस्कृत थी, यानी सारी जो काम होते थे वो कौन सी भाषा में होते थे? संस्कृत भाषा में। गुप्त काल के प्रमुख साहित्यकार कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त एवं अमर सिंह आदि हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त ने गुप्त काल में गणित तथा ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। वर्णों का आधार गुण व कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश। दिल्ली के निकट थानेश्वर में शिव उपासक पुष्यभूति ने 6ठी शताब्दी में
वर्धन वंश की स्थापना की। वर्धन वंश, पुष्यमित्र वंश दोनों एक ही है। के 3 शासक हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर, पूर्व में गंजाम एवं पश्चिम में वल्लभी तक फैली हुई थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही 647 ईस्वी पूर्व पुष्यभूति वंश का अंत भी हो गया और इसके बाद आया पाल वंश। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रजा ने गोपाल को अपना राजा चुना। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल था, जिसने अपने राज्य कन्नौज तक विस्तार किया तथा प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनके शासन में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बहुत उन्नति हुई। पाल वंश के राजा कला, वास्तुकला में अत्यधिक प्रेमी थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब इसके बाद में आएगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। इसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। इसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित कर दिया था। दंती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वंश शासक संस्कृत व कन्नड़ साहित्य के पोषक तथा वैदिक धर्म के संरक्षक थे। इन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। अरबों ने इस वंश के शासक को वल्लराज नाम से संबोधित किया था। अब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की थी। उसके राज्य की स्थापना गुजरात में हुई। वत्सराज इस वंश का प्रथम शासक था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अब हम पढ़ेंगे चोल वंश, उत्तरावर्ती चोल राज्य। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। यह पल्लवों का सामंत था। इसने पल्लवों की अधीनता में अपनी शक्ति को बढ़ाया। राजराज प्रथम के राजारोहण के साथ ही चोल शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। राजराज प्रथम मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहलदीप श्रीलंका को अपने अधीन करके संपूर्ण दक्षिण भारत का सम्राट बन गया। उसने अपनी राजधानी तंजावुर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है, का निर्माण करवाया। चोल प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, जिसको मंडलम कहा जाता था। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियाँ सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास भी इसी युग में
हुआ था। चोल समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास व देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। अब हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश के इतिहास के बारे में हमें अनेक साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोत एवं विदेशों के विवरण से जानकारी मिलती है। इस वंश के शासक अर्काट मद्रास, त्रिचनापल्ली तथा तंजौर पर राज्य करते थे। शिलालेखों में प्रथम पल्लव शासक के रूप में उल्लेख कांची के विष्णुगुप्त का मिलता है। पल्लव वंश के महान शासकों में सर्वप्रथम सिंह विष्णु का उल्लेख मिलता है। इसका साम्राज्य कावेरी नदी के तट पर विस्तृत था। महेंद्र वर्मा इस महान वास्तु निर्माता था, यानी महेंद्र वर्मा प्रथम महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक प्रकार के मंदिर बनवाए। उसने मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक लिखा तथा महेंद्र तालाब खुदवाया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं में मामल्लपुरम तथा महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा वहां पर 5 रथ का मंदिर निर्माण करवाया। अब आएगा चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। वातापी यानी बादामी इसकी राजधानी थी। पुलकेशिन प्रथम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्धन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता माना जाता है। चालुक्य शासकों में पुलकेशिन द्वितीय प्रथम सबसे प्रसिद्ध था। इसका राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक था। चालुक्य वंश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर दिया तथा कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज की स्थापना की। विक्रमादित्य षष्ठम कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उसने प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। चालुक्य शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। बौद्ध व जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण शक, हुण व कुषाण। शकों को भारतीय इतिहास में सिथियन कहा गया है। शक मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थे जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। वहाँ के शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व भारत में आए। शकों ने सिंधु प्रदेश को जीतकर सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। भारत में प्रथम शक राजा मावेज था। शकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। उत्तरी शाखा तक्षशिला व मथुरा, पश्चिमी शाखा नासिक व उज्जैन। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों एवं मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया। रुद्रदामन उज्जैन का सर्वाधिक प्रसिद्ध शक राजा था। उसका साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण एवं विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अध्याय का शेष भाग हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।